नमस्कार साथियों, आप सभी का एबीपी घर में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु ये चल रहा था। इसमें हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म और उसमें हमने धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया या धातुओं का दहन कर लिया था। उसके अंदर हमने एक लास्ट टॉपिक है, वो बचता है कौन सा? एनोडीकरण। एनोडीकरण कि एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्साइड की मोटी परत का चढ़ना एनोडीकरण कहलाता है। कौन सी धातु पर? एल्यूमिनियम धातु पर। तो अपने इसमें लिखेंगे एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्साइड की मोटी परत का चढ़ना एनोडीकरण कहलाता है। एनोडीकरण कहलाता है। अगर डायरेक्ट आपसे परिभाषा पूछे तो आप उतनी बता दोगे। इसमें क्या होता है कि जब एल्यूमिनियम धातु वायु के संपर्क में आती है तो इस पर ऑक्साइड की पतली परत का जमाव हो जाता है, जो इसे संक्षारण या जंग लगने से बचाती है। कि जब एल्यूमिनियम, अब इसको थोड़ा विस्तार करने पड़ेंगे यहां से, कि जब एल्यूमिनियम धातु हवा या वायु के संपर्क में आती है तो ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। जो इसे संक्षारण से, और संक्षारण का मतलब क्या होता है? जंग लगने से बच जाती है। ठीक है, जो इसे जंग लगने से बचाती है। कि इस परत को मोटा कर संक्षारण से और भी सुरक्षा पाई जा सकती है, या इस परत को मोटा करके और इसको रखकर सुंदर सुंदर आर्टिकल या वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो अब नई लाइन से लिखेंगे अपने कि एल्यूमिनियम धातु को धातु को साफ कर एनोड के रूप में समूह
सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ विद्युत अपघटन करवाया जाता है। कौन से विलयन में? सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में विद्युत अपघटन करवाया जाता है। एनोड पर क्या है? एल्यूमिनियम धातु है, तो एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन की परत को मोटा कर ऑक्सीजन एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस की परत को मोटा कर ऑक्साइड की मोटी परत का निर्माण किया जाता है, जिसको रंग कर आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती है। अगर आपसे एक नंबर की परिभाषा पूछ ले, डेफिनेशन पूछ ले इसकी, तो आप कहां पर लिखेंगे? सिर्फ यहां पर। अगर ये 2 नंबर के प्रश्न में आता है कि एनोडीकरण को विस्तार से समझाइए, तो हम इसका कंप्लीट इसमें लिखेंगे कि कणु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के साथ में विद्युत अपघटन करवाया जाता है। विलयन के साथ विद्युत अपघटन करवाया जाता है। तो एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस की परत जमा हो जाती है, या इसको मोटा करके ऑक्साइड की मोटी परत जमा हो जाती है, और इससे अपने आकर्षक वस्तुएं बना सकते हैं। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। देखो, जो धातुएं होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया कर एक तो बनाएगी धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो क्या बनेगा इसके अंदर? एक तो बनेगा बेटा धातु हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जब धातु की जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो धातु हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। और साथ साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, कईयों में ज्यादा ऊष्मा का निर्माण होता है और कईयों के अंदर कम ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इसी को अपने आगे बढ़ेंगे।
कि इसके अंदर जैसे सोडियम और पोटेशियम धातु है, वो जल के साथ में जब अभिक्रिया करती है तो तीव्र गति से करती है, तेजी के साथ में करती है, और इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा विसर्जित होती है, और जिससे हाइड्रोजन गैस है वो क्या होने लगती है, जलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी के जस्ट नीचे हमने यहाँ पे लिखेंगे कि सोडियम व पोटेशियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया कर सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। कौन? सोडियम और पोटेशियम धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो इनको हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, ये दोनों धातु। जैसे मैंने लिखा कि जो सोडियम धातु है, इसकी मैंने जल के साथ अभिक्रिया करवाई, तो प्लस तीर का निशान जरूर हमें लगाना है। ये अभिक्रिया के होने को दर्शाता है। तो इसमें क्या बनेगा? एक तो बनेगा NaOH, क्योंकि दोनों की संयोजकता +1 और -1 होती है। प्लस में क्या बनेगी? H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनेगी, और प्लस में ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। साथ में क्या बनेगी? ऊष्मीय ऊर्जा, और ऊष्मीय ऊर्जा इतनी मात्रा में प्राप्त होती है कि हाइड्रोजन गैस जलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं एक और लिखता हूं यहाँ पे, पोटेशियम प्लस में H2O जल के साथ तेजी से ये भी अभिक्रिया करेगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, और क्या बनेगा? ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होगा। इसी के नीचे लिखोगे अतः यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें उत्पन्न ऊष्मा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, जिस कारण हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित
हो जाती है। नई लाइन से लिखेंगे अपने अगला नेक्स्ट, कैल्शियम धातु यानी Ca जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करती है तथा ऊष्मा भी कम मात्रा में प्राप्त होती है। ऊष्मा क्या होगी, कम मात्रा के अंदर प्राप्त होगी, तो हाइड्रोजन गैस का दहन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऊष्मा कम मात्रा में प्राप्त होती है। जैसे हम बात करें कैल्शियम प्लस में H2O जल, तीर का निशान क्या बनेगा, CaOH के पैर में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये जलेगी नहीं क्योंकि ऊष्मा इसमें क्या होती है, कम मात्रा में प्राप्त होती है। तो जो हाइड्रोजन गैस है या हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं जो कुछ मात्रा में बनेंगे, वो कैल्शियम के नीचे जमा हो जाते हैं और जिससे जो कैल्शियम धातु है वो तैरना प्रारंभ कर लेती है। H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम के नीचे, कैल्शियम की सतह पर जमा होकर, सतह पर जमा होकर जमा हो जाते हैं, जिस कारण कैल्शियम धातु तैरना प्रारंभ कर देती है, प्रारंभ कर देती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, तो आप बताओगे सोडियम और पोटेशियम। ऐसी धातु जो धीमी गति से अभिक्रिया करती है तो हम बताएंगे कैल्शियम। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम कुछ अन्य धातुओं के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे मैग्नीशियम धातु है, वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो फिर तो वो गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करती है। तो नेक्स्ट लाइन है, मैग्नीशियम धातु यानी Mg शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती,
परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, कर लेती है। तो ये गर्म जल के साथ में अभिक्रिया कर लेती है और इसमें जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस है वो मैग्नीशियम की सतह पर जमा होती है। इस कारण मैग्नीशियम धातु भी तैरना प्रारंभ कर देती है। तो पहले सेम इसकी अभिक्रिया लिख देते हैं कि Mg प्लस में H2O तीर का निशान MgOH के पैर में 2 लगा देंगे और प्लस में क्या बनेगी हाइड्रोजन कि इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस वही सेम बात लिखेंगे जो हमने कैल्शियम के लिए लिखी थी। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम की सतह पर जमा होकर मैग्नीशियम धातु भी तैरना प्रारंभ कर देती है। तैरना प्रारंभ कर देती है। अब अपने कुछ धातुओं को देखेंगे जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गई और जिंक। ये न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आगे देखते हैं कौन सी बताई थी मैंने आपको, एल्यूमिनियम यानी एयर कॉमा आयरन कॉमा Fe, जिंक Zn धातु न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया या क्रिया करते हैं। परंतु भाप के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस लेते हैं। इनकी हमने फटाफट अभिक्रिया देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम धातु है, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3
और प्लस में वही बनेगी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो ये क्या हो गया कि हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे बल्कि धातु के ऑक्साइड बनाते हैं और प्लस में हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे अपने बात करें आयरन Fe, ये भी जल के साथ अभिक्रिया करेगा। आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस। Zn प्लस में H2O, तीन का निशान ZnO प्लस में H2 बनेगा। तो ये धातुएं होती हैं वो अपने गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करती है। आगे न्यू हेडिंग इसके जस्ट नीचे डालोगे कि सिल्वर यानी Ag, गोल्ड, और गोल्ड को अपने किससे लिखते हैं Au से, और इसमें आ जाएगा लेड और कॉपर। लेड यानी Pb, कॉपर यानी Cu। धातु किसी भी प्रकार के जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते। इसमें मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कौन ठंडे जल के साथ करता है, कौन धीमी गति से करता है, कौन गर्म जल के साथ करता है, और कौन सी धातु है वो भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो आप वीडियो को रोककर इसको लिख सकते हो एक बार। तो ये अपने किसके कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। अगर धातु हाइड्रोक्साइड ना बने तो क्या बन जाता है, धातु ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस को बनती है। तो अपने जो थोड़ा सा हार्ड होगा उसको अपने थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, और अब आप भी इसको साथ साथ में याद करते जाओगे। किसी भी प्रकार की आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हो तो ABB लर्निंग हब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।